मेरा नाम सुरभि है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं दो भाइयों में सबसे बड़ी हूँ और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती थी। मेरे पापा एक मामूली नौकरी करते थे, जिस वजह से मैं जल्द से जल्द खूब अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं और अपने दोनों भाइयों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं। इसके लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल भी दिया। मेरी नौकरी दिल्ली की सबसे अच्छी कंपनी में लग गई थी, लेकिन अब बस घर से जाने का दुख था। लेकिन कमाने की खातिर अक्सर हमें अपने घरों को छोड़ना ही पड़ता है। पर मुझे खुशी इस बात की थी कि अब मैं अपने घर वालों को वो हर खुशी दूंगी जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रहे थे। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे माँ बाप ने अपनी खुद की ख्वाहिशों का गला घोट दिया था। लेकिन अब मुझे दिन रात मेहनत करके खूब पैसा कमाना था। यही सोचकर मैंने दिल्ली शहर में आने की तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पापा को काफी फिक्र हो रही थी कि मैं इतने बड़े शहर में कहाँ रहूंगी जाकर, और इतनी जल्दी इतने बड़े शहर में रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं मिलती है। पापा की टेंशन को देखकर मम्मी कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मेरी बहन सुनंदा दीदी तो दिल्ली में ही रहती है, और उनका घर तो कितना बड़ा है, और उनके घर में भला लोग ही कितने हैं। सिर्फ वो और उनकी बहू ही तो रहते हैं। उनका बेटा राजेश तो मुंबई में नौकरी करता है। तो मुझे नहीं लगता कि सुनंदा दीदी को सुरभि को अपने घर में रखने में कोई भी दिक्कत होगी। पापा को मम्मी की ये बात ठीक लगी, लेकिन वो कहने लगे, पर ऐसे किसी के घर में हमेशा के लिए रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह से रिश्तों में खटास आ जाती है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन हाँ, एक काम किया जा सकता है। जब तक सुरभि को रहने के लायक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती, तब तक सुरभि वहां पर ही रहे। मुझे भी ये बात अच्छी लगी थी। इस तरह से मैं आराम से अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढ सकती थी। मम्मी ने उसी दिन सुनंदा मौसी से बात कर ली। उन्होंने भी खुशी खुशी कहा कि सुरभि यहाँ रहेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काफी साल हो गए तुम लोगों से मिले हुए। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग भी उसके साथ आ जाओ। अब तो हम सबकी प्लानिंग बन गई, और अगले दिन मेरे साथ मम्मी पापा भी सुनंदा मौसी के घर निकल लिए। 2 दिन तक मम्मी पापा वहीं पर रहे। हमने ढेर सारी बातें की। हमें बहुत अच्छा लगा। मम्मी और मौसी ने ना जाने कितनी अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। 2 दिन के बाद मम्मी पापा वापस घर लौट गए। इधर मैंने कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। राजेश भैया मेरी मौसी के इकलौते बेटे हैं। वैसे तो उनके एक बेटी भी थी जिसका नाम रूबी था, लेकिन आज से 5 साल पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उन्हें घर में बिजली का झटका लग गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐन मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसके 1 साल के बाद ही मौसा जी भी चल बसे। मौसी घर में अकेली रह गई थी, इसीलिए जल्दबाजी में फिर राजेश भैया के लिए रिश्ते ढूंढे गए, और उनकी शादी 2 साल पहले पूजा भाभी से हो गई। भाभी भी बहुत सुंदर हैं। वैसे तो वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन बस वो बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। मौसी का घर इस तरह से बना था कि मैं और मौसी ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, और नीचे वाले पोर्शन में भाभी का कमरा था। मैंने भाभी से कहा भी कि आपको नीचे अकेले डर नहीं लगता। वो कहने लगी, जब घर अपना होता है तो डर भी नहीं लगता है। उनकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी। मौसी का घर भले ही पुराना बना था, लेकिन वो काफी खूबसूरत था। अभी मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन ही हुए थे। नई नई कंपनी थी और काम बहुत ज्यादा था। काम के लोड की वजह से मुझे देर रात तक बैठकर काम करना पड़ता था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए बार बार प्यास भी लगती थी। बोतल में पानी खत्म हुआ तो मैं नीचे पानी लेने के लिए गई। तभी मैंने पूजा भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। पहले तो मुझे लगा हो सकता है वो मोबाइल पर भैया से बातें कर रही हूँ, लेकिन उनके कमरे से अचानक से किसी मर्द की भी आवाज आई जो बहुत कड़क थी, और उस आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो फोन पर सुनाई नहीं दे रही है।
मैं बुरी तरह से चौंक गई। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भैया मुंबई से वापस आ गए हों। वैसे भी मौसी बता रही थी कि भैया 2 हफ्ते में एक बार घर का चक्कर लगा जाते हैं। हम लोग तो ऊपर रहते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चला होगा। ऐसा सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मैंने भाभी से कहा, क्यों भाभी, अब तो आप बहुत खुश होगी ना? मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा चिढ़ाती हूँ। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, क्यों भला, आज ऐसा क्या हो गया है जो मुझे खुशी होगी? मैंने कहा, अच्छा आपको नहीं पता? अब मुझसे मत शर्माइए, मैं आपकी ननद हूँ। भैया के आने की खुशी आपके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मेरी इस बात पर भाभी कहने लगी, नहीं तो तुम्हारे भैया तो मुंबई में ही हैं। वो भला अभी यहाँ क्यों आएंगे? वो तो अगले हफ्ते आएंगे। भाभी की इस बात से मैं दंग रह गई। अगर भैया नहीं आए हैं तो फिर वो आदमी जिसकी आवाज मैंने सुनी थी वो कौन था? मैं तो अचानक से खामोश हो गई। भाभी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ सुरभि, क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, वो शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि अब तो 1 हफ्ता हो गया है तो भैया आ गए होंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर रात को भाभी के कमरे में कौन था जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी? अगली रात जब मैं फिर से किचन में पानी लेने के लिए गई और सीढ़ियों की तरफ मुड़ रही थी कि तभी भाभी को मैंने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। उस वक्त उनकी हालत मुझे काफी खराब लग रही थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू भी थे और काफी पसीना आ रहा था। मैंने उनकी ऐसी हालत देखी तो तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और कहा, क्या हुआ भाभी? मुझे वहां देखकर वो बुरी तरह से चौंक गईं। वो कहने लगी, सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से ऐसा लगा जैसे वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा, भाभी, मैं तो पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन आपको क्या हो गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस ज्यादा गर्मी है ना तो घुटन सी हो रही थी। मैंने कहा, लेकिन आपके कमरे में तो एसी लगा है। वो बोली, हाँ वो तो है, लेकिन ताजी हवा की बात ही अलग होती है ना, इसीलिए बस सोचा थोड़ी देर कमरे से बाहर आ जाती हूँ। वो मुझसे कहने लगी, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाकर, रात काफी हो गई है, तुम्हें तो सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। मैंने भाभी से कहा कि लेकिन आपके पैरों में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा लग रहा है कि आपको चलने में परेशानी है। वो कहने लगी, अरे नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, ना, तुम जाओ यहाँ से। भाभी थोड़ा सा सख्त लहजे में बोली, जिससे मैं घबरा गई और चुपचाप अपनी बोतल उठाकर वापस कमरे में आ गई। मुझे अब पता नहीं क्यों भाभी की हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन मैं मौसी से भी कुछ नहीं कह सकती थी। मैं यहाँ पर एक मेहमान के जैसे थी। भला मैं इस सब मामले में क्या कहती? और फिर मुझे कुछ पता भी तो नहीं था। अगले दिन जब रात हुई तो अचानक से भाभी मेरे कमरे में आई। वो मेरे लिए एक जग भरकर पानी लेकर आई थी। कहने लगी, सुरभि, तुम रात में काम करती हो ना, और तुम्हें बिना बात पानी लेने के लिए नीचे आना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे में खुद ही पानी पहुंचा देती हूँ तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मैं समझ तो गई कि अचानक से भाभी मुझे कमरे में पानी देने क्यों आ गई। जरूर कोई तो ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपाना चाहती है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थैंक यू कहा। फिर वो कमरे से जाने लगी, लेकिन अचानक से वो रुक गई और पलटकर मेरे पास आई। उन्होंने कमरे को बंद किया और मेरे पास बैठकर बोली, सुरभि, एक बात बताऊं, तुम्हें इस घर में कुछ अजीब तो नहीं लगता है? मैंने कहा, नहीं भाभी, यहाँ तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता है। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो कहने लगी, नहीं, तुम नई हो ना, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि रात में इस घर में यहाँ वहाँ मत घूमना, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने भाभी से कहा, भला आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो कहने लगी, देखो, तुम किसी से कहना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में मेरी ननद रूबी का भूत घूमता है।
भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे तो अचानक से पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। पर मैंने खुद को संभाला और हंसते हुए भाभी से कहा, आप भी मजाक कर रही हैं ना? भाभी, दीदी को मरे हुए तो कितने साल हो गए? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि उन्हें गए हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन क्या इतने सालों में तुम इस घर में रही हो? नहीं रही हो ना? इस घर में मैं रह रही हूँ और इसीलिए इसके बारे में मैं ही जानती हूँ। रूबी दीदी की मौत नीचे वाले पोर्शन में हुई थी और अक्सर रात को मुझे कोई साया नजर आता है जो कि नीचे के पूरे एरिया में घूम रहा होता है। कई बार तो ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। न जाने क्यों भाभी की ऐसी बातें सुनकर मेरी तो हवा ही टाइट होने लगी थी, क्योंकि ये बात तो सही थी कि मैं इतने सालों में मौसी के घर कभी भी रहने नहीं आई थी। भाभी कहने लगी, जो व्यक्ति अचानक से मर जाता है ना, उसे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसके जीवन काल का जो समय है वो तो अधूरा ही रह जाता है और इसीलिए वो भटकता रहता है। रूबी दीदी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है, पर मैंने जब से उनकी रूह को महसूस किया है, तब से मैं कोशिश करती हूँ कि रात को अपने कमरे से बाहर ना आऊं। जब मेरी कोई मजबूरी होती है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी मुसीबत में पड़ूं। मैंने सोचा कि तुम इस घर में नई हो तो तुम्हें इस बारे में बता दूं, लेकिन तुम इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, अपनी मौसी से भी नहीं। मैंने कहा, क्यों? क्या मौसी को ये बात नहीं पता? वो कहने लगी, मुझे नहीं पता कि उन्हें ये बात पता भी है या नहीं, लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है कि माँ जी तो रात को कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं, तो हो सकता है उन्हें भी ये बात पता हो। लेकिन रूबी दीदी उनकी बेटी थी, तो भला वो उनके बारे में ऐसी कोई बात कैसे कह सकती हैं? भाभी की ये बात तो मुझे ठीक लगी थी। मुझे आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि मौसी कभी भी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी, वो सीधा सुबह ही निकलती थी। मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, मैं रात को अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद से मैंने रात को कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया और मैं एक्स्ट्रा पानी का जग अपने कमरे में रखने लगी थी। मेरे ऑफिस में मेरा काम काफी पसंद किया जा रहा था। इस वजह से दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जब हमारी मीटिंग फिक्स हुई तो उस मीटिंग का मुझे भी मेंबर बनाया गया, जिस वजह से मैं भी उनके ऑफिस गई थी। मीटिंग के बीच में लंच ब्रेक किया गया। लंच करके मैं थोड़ी देर कॉरिडोर एरिया में टहल रही थी। उस कंपनी की बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही आलीशान होटल बना हुआ था। मैं अभी सामने खड़े होकर सड़क का नजारा देख ही रही थी कि तभी मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने सामने पूजा भाभी को उस होटल के अंदर जाते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आया कि भाभी यहाँ क्या करने आई हैं। मैं तुरंत ही अपने सीनियर के पास गई और उनसे आधे दिन की छुट्टी मांगी। उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं भागकर उस होटल में पहुंची तो मैंने देखा कि भाभी लिफ्ट से ऊपर की तरफ किसी फ्लोर पर जा रही थी। मैंने भी उनका पीछा किया। इसके बाद मैं एक फ्लोर पर पहुंची, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं गलत फ्लोर पर आ गई हूँ। इसीलिए मैंने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया कि तभी अचानक बाईं तरफ मैंने कुछ आवाज सुनी और पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। उस तरफ लेडीज वॉशरूम था जहां से मैंने भाभी को निकलते देखा। उस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो किसी मॉडर्न लड़की के जैसे थे। इस वक्त वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था और उन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये हमारी संस्कारी पूजा भाभी हैं। मैं उन्हें देखते ही एक साइड छुप गई। ये तो गनीमत रही कि उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। हाई हील्स पहने हुए वो मटक मटक कर आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने तो उनके बारे में यही सुना था कि वो गांव से बिलोंग करती हैं। गांव की लड़कियां इतना मॉडर्न हो सकती हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतने भड़कीले कपड़े तो आज तक मैंने खुद भी नहीं पहने थे। इसके बाद भाभी उस होटल के एक रूम में अंदर चली गई। वो वहां भला किससे मिलने आई थी? मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया यहाँ आए हों और वो उनसे ही मिलने आई हों। लेकिन उन लोगों को यहाँ होटल में मिलने की क्या जरूरत है? मौसी का घर तो कितना बड़ा है,
और फिर नीचे के पोर्शन में तो सिर्फ भाभी का ही कमरा है। उनकी प्राइवेसी में भी कोई कमी नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पर आने का क्या मकसद है? मैं वहीं एक साइड खड़े होकर उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करती रही, जिसके लिए मुझे बहुत तरह के नाटक भी करने पड़े, क्योंकि कई बार लोग वहां से निकल रहे थे और वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। पर मैं क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उस कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, मैं एक बार फिर से दूसरी तरफ छुप गई। भाभी तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन उनके जाने के 10 मिनट के बाद एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए निकला। वो आदमी तो कोई और ही था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और बहुत खुश होते हुए बोला, वाह भाई, मजा आ गया, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। सच में इस 1 घंटे में मैंने तो स्वर्ग ही देख लिया था। उसकी बातों से मुझे साफ पता चल रहा था कि भाभी यहाँ पर क्या करने आई थी। मुझे अब भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं घर वापस लौट आई, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। अब मुझे लगने लगा कि पूजा भाभी कोई सीधी साधी गांव की छोरी नहीं, बल्कि बहुत ही चालाक लड़की हैं और वो मेरे भैया और मौसी को भी धोखा दे रही है। भैया बेचारे वहां दूसरे शहर में दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और भाभी यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही हैं। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यही सब सोचने की वजह से मुझे देर रात तक नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और थोड़ी देर खिड़की के पास खड़ी हो गई कि तभी मैंने किसी को भाभी के कमरे से निकलते हुए देखा। दरअसल मेरा कमरा भाभी के कमरे के ठीक ऊपर बना हुआ था और भाभी के कमरे में एक दरवाजा पीछे की तरफ बना हुआ था। वह आदमी भी कोई बहुत अमीर आदमी लग रहा था। उसने अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर पार्क किया था। वो उस गाड़ी में बैठकर चला गया। अब मुझे समझ आया था कि भाभी ने मुझे रूबी दीदी के भूत वाली बात क्यों समझाई थी, क्योंकि वो रोज रात को इस घर में भी अपनी ये घटिया हरकतें कर रही थी। मेन फ्रंट पर बना हुआ दरवाजा तो मौसी लॉक करके अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन भाभी के कमरे में जो दरवाजा पीछे को खुलता था, उसका वो फायदा उठा रही थी और हर रात अपने किसी न किसी आशिक को वो कमरे में बुलाया करती थी और वहीं से वापस भेज देती थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन क्योंकि मैं जब से घर में आई थी तो मैं ही रात को बार बार नीचे जाती थी और इसीलिए मुझे उस दिन वो आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन जब भाभी को लगा कि कहीं मैं उनके राज के बारे में ना जान जाऊं, इसीलिए उन्होंने ये भूत प्रेत वाली बात मेरे दिमाग में डाली ताकि मैं गलती से भी रात के वक्त नीचे वाले पोर्शन में ना जाऊं। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। इन्हें तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके राजेश भैया और मौसी को दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से मैंने भाभी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। 2 दिन के बाद ही राजेश भैया दिल्ली से आ गए थे। वो भाभी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि मेरे भैया भाभी से कितना प्यार करते थे, लेकिन भाभी वो तो उन्हें धोखा दे रही थी। भैया 1 हफ्ते तक घर पर रहे और इस बीच वो भाभी को और मुझे कई जगहों पर अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। वो भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था और दिल चाहता था कि मैं उन्हें बता दूं कि पूजा भाभी उनके इस प्यार और केयर के काबिल नहीं है। 1 हफ्ते बाद भैया वापस मुंबई लौट गए और एक दिन जब मैंने भाभी के कमरे में झांक कर देखा तो मेरी तो आत्मा ही कांप गई थी। उस वक्त उनके कमरे में कई सारे मर्द। ये देखकर मैं घिन से भर गई कि मेरी भाभी कितनी गिरी हुई औरत है। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने बिना देरी किए पूजा भाभी की सारी हकीकत अपनी मौसी को बता दी। पहले तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं सच कह रही हूँ। वो बहुत गुस्सा होने लगी। उन्हें ठेस पहुंची थी। वो कहने लगी, मैं पूजा को छोड़ूंगी नहीं। मैं तो उसे कितनी सीधी सादी समझती थी। उसकी शालीनता पर ही तो मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक बदचलन है। मैंने मौसी से कहा कि अभी आप पूजा भाभी से
कुछ भी मत कहिए, क्योंकि राजेश भैया उन पर बहुत विश्वास करते हैं और अगर आपने पूजा भाभी से कुछ भी कहा तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा और फिर पूजा भाभी अपने घड़ियाली आंसू दिखाकर भैया को अपनी तरफ कर लेंगी और आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले हमें पूजा भाभी के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए होगा, ताकि हम भैया के सामने ये साबित कर सकें कि हम सच्चे हैं और पूजा भाभी झूठी है। इसीलिए प्लीज मौसी, आप अपने गुस्से को फिलहाल के लिए पी जाइए और सही वक्त का इंतजार करिए। मौसी को मेरी राय ठीक लगी थी और जैसे तैसे उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन अब वो पूजा भाभी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी कि इसी बीच मेरी मौसी की ननद का उनके पास फोन आया और उन्होंने बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, जिसमें उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होना है। मौसी मुझसे कहने लगी कि उन्हें अपनी ननद की बेटी के लिए नई डिजाइन के कुछ गहने लेने होंगे, क्योंकि अगर वो कोई खास तोहफा लेकर नहीं गई तो उनकी ननद बहुत नाराज हो जाएगी। वो कभी भी उन्हें ताना मारने में पीछे नहीं रही हैं और अब तो वो सीधा यही कहने लगेंगी कि मेरा भाई जिंदा नहीं है, इसीलिए भाभी को भी हमारी कोई कदर नहीं है। उनकी बेटी काफी मॉडर्न है, वो नए जमाने की लड़की है, उसे पुरानी डिजाइन की चीजें पसंद नहीं आएंगी। इसीलिए मैं अपने रेगुलर सुनार के पास नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए गहने कहाँ से बनवाऊं। मैंने मौसी से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ के सबसे अच्छे शोरूम के बारे में पता करती हूँ। मैंने गूगल से दिल्ली के सबसे मशहूर ज्वेलर के बारे में सारी डिटेल निकाल ली और अगले दिन मैं और मौसी वहीं पर गहनों को बनवाने के लिए निकल गए और वाकई में वहाँ एक से एक खूबसूरत डिजाइन के सारे गहने थे। मौसी को झटपट जो ज्वेलरी चाहिए थी वो पसंद आ गई थी। मैंने मौसी से कहा कि अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो सोच रही हूँ कि मम्मी पापा के लिए भी कुछ ले लूँ, क्योंकि 2 महीने के बाद उनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, जिस पर मैं उन्हें ये गिफ्ट में दे दूंगी। हमने अपनी शॉपिंग की और फिर पेमेंट करने के बाद हम जैसे ही मुड़कर उस शोरूम से बाहर निकलने वाले थे कि तभी हमारे कानों में एक आवाज पड़ी और जब मैं और मौसी दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो हमारे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त सामने राजेश भैया एक औरत के साथ खड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। राजेश भैया उस औरत के गले में मंगलसूत्र पहना रहे थे। पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर वो शोरूम पर काम करने वाले कर्मचारियों से कहने लगे, मेरी वाइफ के लिए एक खूबसूरत सा हीरे का हार भी दिखाइए। राजेश भैया बड़े ही प्यार से उस औरत से बोले, डार्लिंग, इस बार मैं तुम्हें गहनों से लाद दूंगा, अब तो मुझसे खुश होना। और तभी वो औरत राजेश भैया के गले से लग गई और जैसे ही उनकी नजर मेरे और मौसी के ऊपर पड़ी, उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उस औरत को वहां बैठने के लिए कहा और बहाने से उसे छोड़कर वो हमारे पास दौड़े चले आए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो हमसे क्या कहे। मौसी भी इस वक्त बहुत गुस्से में थी और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। मौसी ने राजेश भैया का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटकर दुकान से बाहर लेकर आई। वो वहां सबके सामने उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से सबके सामने तमाशा बन जाता। उसके बाद सीधा हम लोग घर आ गए। मौसी उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो राजेश भैया पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे तो लगता था कि मेरी बहू ही बदचलन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा भी बद किरदार है। तब तक पूजा भाभी भी अपने कमरे से निकल आईं और उन्होंने जब राजेश भैया को वहां देखा और मौसी को उन पर गुस्सा करते देखा तो वो दंग रह गई। वो पूछने लगी कि क्या हुआ माँ जी। मौसी ने गुस्से में कहा कि अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, घिन आती है मुझे तुझसे। पूजा भाभी को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हमें उनकी सारी सच्चाई पता है, जो गुल वो रात को खिलाती हैं। इस पर पूजा भाभी फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर आधा सच क्यों जानना। मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। ये जो भी कुछ मैं कर रही हूँ उसमें मेरी मर्जी नहीं, आपके बेटे की मर्जी शामिल है। इस पर हम दोनों दंग रह गए। वो कहने लगी, आपका बेटा तो दूसरी शादी करके
अपनी पत्नी के साथ चैन की जिंदगी जी रहा है और मेरा वो हर रोज इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरे जरिए पैसा कमाकर वो अपनी बेबी को हर ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मौसी राजेश भैया पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये सब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। राजेश भैया भी गुस्से से फट पड़े, कहने लगे, हाँ, वो औरत मेरी असली पत्नी है, ये नहीं। मौसी ने राजेश भैया के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा और कहा कि कब से चल रहा है ये सब। राजेश भैया कहने लगे, मैंने उस औरत से 1 साल पहले ही शादी की है। मुझे पूजा कभी पसंद ही नहीं थी। मैं एक गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। लेकिन पापा को तो अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करवाने का भूत सवार था। उन्होंने कभी भी मेरी इच्छा मुझसे पूछी ही नहीं और आपने भी पापा का ही साथ दिया। जब पापा का देहांत हुआ तो मुझे लगा कि अब कोई भी मुझ पर पूजा से शादी करने के लिए दबाव नहीं डालेगा, लेकिन आपके सर पर भी पापा की इच्छा को पूरा करने का जुनून था और इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी पूजा से शादी कर ली। मौसी ने चिल्लाकर राजेश भैया से कहा कि अगर तुझे पूजा पसंद नहीं थी तो तुझे उसी वक्त मुझे कहना चाहिए था। राजेश भैया कहने लगे कि किस मुंह से कहता? मुझे लगा कि कहीं मेरे इनकार से आप मुझे इस जायदाद से बेदखल ना कर दो, और फिर उस वक्त तो मैं किसी को पसंद भी तो नहीं करता था। इसीलिए मुझे लगा कि पूजा भी कम खूबसूरत नहीं है, बस गांव की है तो मैं उसे अपने रंग ढंग में ढाल दूंगा। लेकिन ये तो वही गंवार की गंवार रही। इसीलिए जब मेरी मुलाकात नंदिनी से हुई तो मैं उस पर दिल हार बैठा और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उससे शादी करूंगा। और मैंने जब पूजा से ये कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा तो वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी माँ भी अकेले गांव में रहती हैं। अगर मैंने उसे तलाक दिया तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी और फिर वो किसके सहारे अपनी जिंदगी जिएगी। पूजा ने ही मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूं और नंदिनी से शादी कर लूं। वो अपने पति की दूसरी पत्नी के होने का दुख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बस वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने सोचा कि अच्छा ही है, क्योंकि अगर मैं पूजा को तलाक देता तो आप भी हंगामा खड़ा कर देती, और इसीलिए मैं मुंबई में नौकरी करने का झूठा नाटक किया और यहीं पर नंदिनी के साथ अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत करी। लेकिन इधर मेरे लिए काफी दिक्कतें होने लगी थीं, क्योंकि नंदिनी की ख्वाहिशें बहुत हाई फाई थीं, जिन्हें अपनी तनख्वाह में पूरा कर पाना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था और इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को पूजा के साथ रात बिताने का ऑफर दूं तो वो लोग मेरी हर एक डील को साइन कर देंगे, जिससे मुझे दिन रात तरक्की मिलेगी और इधर मैं हर एक रात का ढेर सारा पैसा भी कमाऊंगा। पूजा तो वैसे भी एक कमजोर लड़की है और मुझे पता था कि वो किसी भी कीमत पर मुझसे अलग नहीं होना चाहती। इसीलिए मैंने इसके सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो चाहती है कि मैं तलाक ना दूं तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। और फिर उसने मजबूरन मेरी हर बात मानी। मैं कभी कभी अपने क्लाइंट्स को घर भेज देता था और कभी कभी वो लोग होटल में आते थे, जहां मैं इसे बताता था कि इसे किस तरह से तैयार होकर उनके पास जाना है। मैंने इसकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया और मेरी ये तरकीब इतनी काम कर गई कि 1 साल के अंदर ही मैंने अपना खुद का घर और गाड़ी भी खरीद लिया और आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। राजेश भैया ने जैसे ही ये कहा, मौसी ने उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो कहने लगी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। मैंने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन ना जाने कैसे तूने मेरी हर एक सीख को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने पूजा भाभी को अपने गले से लगा लिया। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मेरे बेटे की वजह से तेरा पूरा जीवन तबाह हो गया। ये जो हकीकत हम पर खुली थी, इसके बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तो अब तक पूजा भाभी को ही गलत समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बेचारी तो मजबूरन ये सब कुछ कर रही थी। राजेश भैया मौसी से कहने लगे, माँ, मैं आपका सगा बेटा हूँ और आप इस लड़की से अपनापन दिखा रही हैं।
मौसी ने कहा कि तू भले ही मेरा सगा बेटा है, लेकिन तुझ जैसे नीच के साथ मैं हरगिज नहीं दूंगी। मौसी ने कुछ दिनों बाद ही राजेश भैया से पूजा भाभी को तलाक दिलवा दिया था और उन्होंने राजेश भैया से अपने सारे रिश्ते कानूनन खत्म कर दिए। मौसी पूजा भाभी की दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन अब पूजा भाभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। उनकी इच्छा का मौसी ने मान रखा। मैंने भाभी से कहा कि आपको अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसीलिए आपको खुद भी कुछ करना चाहिए। मेरी सलाह पर पूजा भाभी ने नर्सिंग का कोर्स किया और 2 साल के बाद वो एक बहुत बड़े अस्पताल में नर्स की जॉब करने लगी। मौसी को अपने बेटे से अलग होने का बहुत गम था, लेकिन फिर भी वो इस बात पर खुश थी कि उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। कुछ सालों बाद हमें पता चला कि राजेश भैया ने जिस औरत से शादी की थी, वो तो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे अमीर आदमी के साथ भाग गई, क्योंकि उसके शौक इतने हाई फाई थे कि राजेश भैया के सारे पैसे उसके लिए कम पड़ने लगे और इसीलिए उसने किसी दूसरे आदमी को फंसा लिया। अब राजेश भैया दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बिल्कुल अकेले रह गए हैं। उन्होंने कई बार मौसी के पास आकर अपने किए की माफी मांगी। पूजा भाभी से भी कहा कि वो उनकी माँ को समझाएं, लेकिन मौसी ने साफ इनकार कर दिया कि अब उनके घर के दरवाजे राजेश भैया के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। राजेश भैया ने जो बुरे कर्म किए थे, उनकी ही सजा अब वो भुगत रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।